आइए दोस्तों, हम लोग आज प्रश्नावली 1.3 करेंगे। इसके पहले मैंने 1.1, 1.2 करवा चुके हैं आपको। आज हम लोग 1.3 प्रश्नावली करने वाले हैं। तो इसमें 3 ही सवाल हैं, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहूँगी। बुक में जो दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और मैं बात करूँगी अब अपनी जो प्रमेय यहाँ पर दी हुई है, प्रमेय कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P, A² को विभाजित करती है तो A को भी विभाजित करेगी। कौन? P, जो कि एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, जहाँ A है एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये एक प्रमेय है, लेकिन ये इसकी जो उत्पत्ति है, इसको जो सिद्ध करना है, ये उत्पत्ति इसकी हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टार देकर लिखा है कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। लेकिन इसको बस हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो हम सवाल करेंगे उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 2 प्रमेय दी हुई हैं, एक ये नीचे प्रमेय दी गई है, इसमें इसी का यूज है। जो प्रमेय 1.3 जो ऊपर दी गई है, उसमें ये 1.4 में इसका यूज है 1.3 प्रमेय का। ठीक है, तो ये प्रमेय क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में कॉपी में। तो चलिए हम अपनी कॉपी में चलते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हमने यहाँ पर देखिए डाल रखा है चैप्टर 1 है और वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। ये इसके लिए मैंने देखिए एक वीडियो बना रखा है सारी संख्याओं के लिए, परमेय, अपरमेय, पूर्णांक संख्याएं और विषम सम संख्याएं वगैरह। इसके लिए वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर से आपको एक बार बता देती हूँ इसी वीडियो में कि परमेय संख्या क्या होती हैं और अपरमेय संख्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परमेय संख्या। यहाँ पर डालिए, मैं हेडिंग डाल रही हूँ, परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्याएं देखिए, परमेय संख्या वो होती हैं जिनको आप बटे में लिख सकते हैं, यानी कि P बटे Q के रूप में आप लिख सकते हैं, तो वो परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जहाँ पर ये शर्त होती है कि जहाँ Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, Q का मान है यानी ये अंश है और Q जो है वो हर है, हर का मान 0 नहीं हो सकता, ये शर्त होती है। ठीक है, और P बटे Q के रूप में लिखा जाता है परमेय संख्याओं को। ठीक है, मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़े से एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए 2/3 ये एक परमेय संख्या है। ठीक है, और 4/5 ये भी एक परमेय संख्या है, और आपकी 3/2 लिख सकते हैं, और 3/1 लिख सकते हैं, और 2 भी मान सकते हैं, क्योंकि 2 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2 में। तो ये भी परमेय संख्या है, ये भी 2 परमेय संख्या है, क्योंकि इसको 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और आपकी 3/4 ये भी आपकी परमेय संख्या है, और आप क्या मान सकते हैं, -1/2 ये भी आपकी परमेय संख्या है, 0/1 ये भी आपकी परमेय संख्या है, और 5/7 जैसे मान लीजिए ये भी परमेय संख्या है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें
1/0, तो ये आपकी परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है q का मान जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो हर का मान है वो 0 है, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये परमेय संख्या नहीं है ये। और ये सारी की सारी परमेय संख्या हैं। और परमेय संख्या में क्या होता है कि जो अंश और हर ये होते हैं वो दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इसमें देखिए 2 और 3, 2 पूर्णांक, 3 है, 3 भी पूर्णांक है हमारा, 4, 5, इसमें 4, 5 भी पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं हैं। 3 और 1 पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं ये समझ लीजिए। जैसे आप मान लीजिए 4 से स्टार्ट करते हैं, 4, 3, 2, 1 और कोमा 0, अब -1, -2, कोमा -3, कोमा -4। यानी कि आप प्लस से भी देख सकते हैं, प्लस 0 और माइनस की तरफ चले जाएं तो ये सारी की सारी आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये 3, 2 ये भी पूर्णांक संख्या, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें देखिए -1/2 है, इसमें माइनस भी चलेगा। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं दोनों, अंश भी और हर भी। तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, और एक बात बताती हूँ, जैसे आप मान लीजिए परमेय संख्या में 3/9 मान लीजिए। ठीक है, ये परमेय संख्या है, लेकिन ये परमेय संख्या का सरलतम रूप नहीं है। इसको और मतलब सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। ये जो 1/3 आया है ना, ये परमेय संख्या का सरल रूप है, बिल्कुल सरल रूप। ठीक है, तो ये भी परमेय संख्या है 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से अब ऐसी मान लीजिए 9/12 मान लीजिए, इसको भी 3, ये भी परमेय संख्या है, लेकिन इसका सरल रूप क्या होगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। अब देखिए 3 और 4 नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये सरलतम रूप हो गया परमेय संख्या का। ठीक है, सरल रूप। ठीक है, और ये परमेय संख्या है। तो समझ गए होंगे आप लोग अच्छे। यहाँ पर देखिए 9/12 थे, इसको जब हमने सरल रूप में लिखा तो ये 3/4 आए हैं। ठीक है, सरल रूप इसका आ गया। तो आप लोग परमेय संख्या को ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर हमने लिखा है, ये 4/5 लिखा है ये। अब इसको देख लीजिए यहाँ पर, जैसे क्या होगा, 4 में हमें भाग देना है 5 का। ठीक है, तो भाग दीजिए, भाग जाएगा नहीं तो 0 दशमलव लगाएंगे तो ये 40 हो जाएंगे। तो कितने बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, कितने आएंगे, ये 40 हो गए। ठीक है, तो कितने बार गया, 8 बार, 40 और 40 में से 40 गए, मतलब पूरा भाग चला गया। ठीक है, तो ये कितना आया है भागफल, 0.8 आया है। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है ये यहाँ पर रुक गया है। ठीक है, तो अब दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 5/7 लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि जैसे 5 में 7 का भाग दीजिए आप लोग, तो भाग जाएगा नहीं, भाग टूटी बिंदी। ठीक है, दशमलव लगेगा, लगा दीजिए, फिर 0 बढ़ाइए, यहाँ पर 50 हो जाएंगे। ठीक है, अब कितने बार भाग जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 सत्ते 49, ये तो 50 हो गए, 49 कितने बचे, 50 में से 49 गए, कितने बचे, ये आपका यहाँ से जाएगा, ये आपका 1 आएगा। ठीक है, ये 1 हासिल ली, 10 में से 9 गए 1, और ये 4 हो गए, 4 में से 4 गया 0। ठीक है,
अब फिर दशमलव लगा है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, ठीक है, एक बार भाग गया। अब 10 में से 7 घटाइए तो आएंगे आपके 3, ठीक है। अब फिर भाग दीजिए, दशमलव लगा है तो 0 हम बढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं मतलब कि, ठीक है। तो 0 हमने लिख दिया यहाँ पर, ये 30 हो गए। अब भाग दीजिए 7 का, तो 7 4 बार भाग जाएगा, 7 चौको 28, ठीक है। तो यहाँ पर 30 में से 28 घटाइए, यहाँ तो एक हासिल लेंगे, 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 जाएंगे तो ये कितने बचेंगे आपके, 8 चले गए 2, और यहाँ हासिल ले ली थी, 2 में से 2 गए 0, ठीक है। तो आपका 2 बचा, ठीक है। आप दशमलव लगा है तो फिर 0 बढ़ाइए। अब 7 का भाग फिर दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 2 बार आपका चला जाएगा, 14 आ गई, ठीक है। अब फिर घटाइए, एक हासिल लेंगे, 10 में से 4 गए, आपके बचेंगे 6, ठीक है। और 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं, 0 है। अब क्या करेंगे कि दशमलव लगा है, फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, तो 0 लगा लिया, 60 हो गए। अब कितने बार भाग जाएगा, ये करीब जाएगा 8 बार, 7 8 56, ठीक है। अब इसको घटाइए, एक हासिल लेंगे तो 10 हो गए, 10 में से 6 गए 4, ठीक है। 5 में से 5 गए 0, तो दशमलव लगा है हमारा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, तो 40 हो गए। अब भाग दीजिए, देखिए अभी संख्या रिपीट होने लगेगी, एक बार भाग दीजिए फिर से, 7 5 बार जाएगा आपका, 7 पना 35, ठीक है। कितना आया घटाने पर, ये 10 हासिल लेंगे तो 10 में से 5 गए 5, और 3 यहाँ बचेंगे, 3 में से 3 गए 0, ठीक है। तो दशमलव लगा है तो हम 0 यहाँ पर फिर से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लौट फिर के वही संख्या आ गई, 50 से हमने स्टार्ट किया था अपना भाग, और 50 पे मेरा फिर से वही संख्या आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो भागफल आया है वो रिपीट होने लगेगा, यानी कि क्या आया है, 0.714285 आया है, तो ये फिर से वही संख्या आएगी, 7 1 4 2 8 5 8 5, फिर से वही आएगी 7 1 4 2 8 5, इस तरीके से रिपीट होती चली जाएगी। यानी कि दशमलव प्रसार जो है वो, यानी कि जो रिपीट हो, दशमलव प्रसार जो है उसका संख्या का वो रिपीट हो, ये परमेय संख्या के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट करके लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहे कि वो संख्या जो जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, ठीक है, P/Q के रूप में लिखी जा सके, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये है याद रखने के लिए कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, यानी कि दशमलव प्रसार हिंदी में इसको बोलते हैं, तो इसका शांत हो, जैसे कि ये यहाँ पर देखिए रुक गया है, शांत होने का मतलब जो दशमलव प्रसार है वो रुक जाए। मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देती हूँ, दशमलव प्रसार, ठीक है, जिसका शांत होने का मतलब ये है कि रुक जाए, यानी कि रिपीट ना हो, तो वो संख्या परमेय संख्या है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि
जिसका दशमलव प्रसार रुके ना, या देखिए या तो वो रुक जाएगा दशमलव प्रसार, ठीक है, ये शांत हो गया शांत दशमलव प्रसार, या फिर वो रिपीट होने लगेगा। दो बातें आपको याद रखनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि दशमलव प्रसार जिसका रिपीट होने लगे, ठीक है। 3 बातें हो गई। चौथी बात और याद रखिए, चौथा पॉइंट, कि जो परमेय संख्या में जो p/q होता है वो हमेशा पूर्णांक होते हैं आपके, ठीक है। p और q पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी परमेय संख्या कहलाएगी। p और q पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि वो संख्या जिसे p/q के रूप में लिखी जा सके, वो संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, एक बात। दूसरी बात कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपका, दशमलव प्रसार जो है वो शांत हो, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया है 0.8 आया है इसका, यानी कि शांत होने का मतलब है रुक जाए। और तीसरी बात है कि या फिर दशमलव प्रसार है उसका रिपीट होने लगे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, इसमें संख्या देखिए भागफल है ये, इसमें संख्या रिपीट हो रही है, यानी कि दशमलव प्रसार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तीसरी बात। चौथी बात है याद रखने के लिए कि p और q पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। तो परमेय संख्या के लिए ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखिए। अब बात करते हैं अपरमेय संख्या की। हेडिंग डालिए अपरमेय संख्या, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं अपरमेय संख्याएं, ठीक है। क्या है सबसे पहली बात कि जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, यानी कि मान लीजिए आप लोग जैसे √2 है तो आप लोग कहेंगे कि √2/1, ठीक है, √2/1 करके हम लोग लिख सकते हैं, ये आप परमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि √2 का मान क्या होगा, ये होगा 1.414, ऐसे करके ये रिपीट नहीं होती है संख्या। मतलब संख्या जो परमेय संख्या में रिपीट होने लगे वो तो आपकी परमेय संख्या है, लेकिन रिपीट इसमें नहीं होती है। ऐसे करके चलिए इसका जो मान है वो चलता चला जाता है, ठीक है, कहीं पर ये रुकता नहीं है, ये संख्या रुकती नहीं है। तो हम यहाँ पर यानी कि नीचे बटे में कितने जीरो मानेंगे, ऐसे बताइए आप लोग। ऐसे संख्या चलती चली जा रही है, ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग बटे में इसको। इसलिए मैं कह रही हूँ कि √2/1 को ऐसे नहीं लिख सकते, इस वजह से ये परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से √3, √5 ये आपकी अपरमेय संख्या हैं। इनको आप लोग बटे के रूप में नहीं लिख सकते, यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? कि ये जो संख्या होती है इसका जो मान होता है वो नॉन रिपीटिंग होता है, और नॉन रिपीटिंग होगा तो इसको हम बटे के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, इस वजह से, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो संख्याएं हैं ये हमेशा अभाज्य संख्याएं होंगी, जैसे 2 है, 3 है, 5 है। अपरमेय संख्या में हमेशा
अभाज्य संख्याएं होती हैं, दूसरी बात, ठीक है। और परमेय संख्या में क्या होता है कि जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होती हैं, ठीक है। तो मैं समझती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में, ठीक है। फिर से बता देती हूँ थोड़ा सा कि अपरमेय संख्या में नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि संख्या रिपीट नहीं होती है, इसलिए इसको बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। फिर में देख लीजिए आप लोग, ये तो मैंने पढ़ा दी थी आपको कि इसको सिद्ध नहीं करना है, इसकी उत्पत्ति है, इसको नहीं दिखाना है क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि जो हमारे सवाल हैं प्रश्नावली में उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर डालती हूँ प्रमेय प्रमेय 1.3, ठीक है, 1.3 है, ठीक है। इसको प्रूफ नहीं करना है, केवल हम लोगों को पढ़ना है इसको। क्या है प्रमेय? प्रमेय मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगी, बुक में आप लोग देख लीजिए कि प्रमेय का मतलब ये है कि मैं पढ़ के बता रही हूँ आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसको मैं कॉपी में समझा देती हूँ आपको कि जैसे मान लिया कोई अभाज्य संख्या मान लीजिए, क्योंकि बोला है ना उसने कि p एक अभाज्य संख्या है, तो मान लीजिए 3 मान लिया मैंने, 3 एक अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या ले ली मैंने, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर 3 जो है, अगर 3 6 का जो स्क्वायर है, अगर इसको विभाजित कर रहा है, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुणा 6 मतलब कि 36 है, 36 आएगा। तो 36 को विभाजित करेगी 3 अगर, तो ये कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये p जो है अगर a² को विभाजित कर रही है तो p a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। प्रमेय का ये मतलब है, 3 जो है वो a को भी विभाजित करेगी, a का मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 मतलब कि 6/3 यानी 3 दूनी 6, ठीक है। ये मतलब है इसका कि p अगर a² को विभाजित कर रही है तो p a को भी विभाजित करेगी। जैसे यहाँ p का मान 3 लिया मैंने, कोई अभाज्य संख्या ले ली तो 6 ले लिया, यानी 6 ले लिया, 6 का स्क्वायर किया, 36 को विभाजित 3 कर रहा है, ठीक है। तो 3 6 को भी विभाजित कर रहा है, बिल्कुल, 3 दूनी 6, 2 बार भाग जा रहा है। ऐसे ही देख लीजिए 5 का, देख लीजिए 5 अभाज्य संख्या ले ली मैंने, तो इसमें 15 का स्क्वायर देखिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। अब ये 5 जो है वो अगर 15 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, देख लीजिए कर रहा है कि नहीं, 5 चौको 20, 2 बचे 5 25, 45 बार जा रहा भाग, तो जो 5 है वो 15 को भी विभाजित करेगा, मतलब p, ये मान लीजिए p है, ये a² है, ठीक है। तो p a को भी विभाजित करेगा, a का मान कितना है 15, तो 15 को भी विभाजित करेगा, 5 3 15, देखिए पूरा पूरा भाग जा रहा है। यही प्रमेय है आपकी। और मान लीजिए एक एग्जाम्पल और मान लीजिए, देख लीजिए 7 लीजिए अभाज्य संख्या, ठीक है। 14 के स्क्वायर को
करिए आप। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 आएगा। ठीक है, अब ये 7 196 को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो 7 जो है वो 14 को भी विभाजित करेगा। इसका कहने का मतलब ये है प्रमेय का। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि जैसे P अगर A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P जो है वो A को भी विभाजित करेगा। प्रमेय आपकी जो 1.3 है वो उसका मतलब यही है कि P कोई अभाज्य संख्या है और A जहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और P अगर A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P जो है वो A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है, एक बात और याद रखिए कि अगर P का जो विभाजित कर रहा है A स्क्वायर को, तो अगर उसका भागफल जो आ रहा है और फिर जो P A को विभाजित कर रहा है उसका भागफल जो आ रहा है, तो दोनों के जो भागफल हैं वो सेम आए, ये नहीं कह रहा है आपकी प्रमेय, ये नहीं कह रही है। प्रमेय का मतलब है कि P अगर A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है कि भागफल भी सेम आए, भागफल आपका अलग हो सकता है। ठीक है, प्रमेय हमें लगता है आपको समझ में आ गई है, बस ये थोड़ा सा आपको समझाना था। अब बुक में देखती हूँ कि इसमें प्रमेय 1.4 है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। इसमें देखिए बहुत अच्छे से बताया गया है, आप खुद से इसको पढ़िए। खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, एक बार कि क्या है प्रमेय। प्रमेय 1.4 है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये मुझे सिद्ध करना है कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें विरोधाभास विधि द्वारा इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ठीक है, विरोधाभास क्या मतलब कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे इसमें क्या करते हैं कि पहले ये मान लेते हैं, माना, इसका उल्टा मानते हैं, विरोधाभास विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें उल्टा मानते हैं कि इसमें कहा गया है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे अब कि √2 बराबर हमने मान लिया क्योंकि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को P/Q या A/B लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वही लिख लिया, A/B लिख लीजिए या P/Q लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। जहाँ ये बात लिखनी पड़ेगी आपको, जहाँ A और B जो है वो सरल रूप है, यानी कि ये मान सकते हैं कि सह अभाज्य हैं। A और B सह अभाज्य हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि आप लोग सह अभाज्य जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। अभी सह अभाज्य हैं। ठीक है, कौन? A और B। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि जिसमें एक का भाग जाए, यानी जिसका गुणनखंड करने पर
एक आए, यानी HCF एक आए, ठीक है। जैसे एक ए है, इसका गुणनखंड करेंगे, कुछ भी आए, कोई भी संख्या आए, मान लीजिए 3 गुणे 4 गुणे कुछ भी आए, ठीक है। बी का गुणनखंड करेंगे तो जैसे 5 गुणे कोई भी संख्या हो भी, 5 गुणे 4 गुणे कुछ भी आए, लेकिन एक जरूर होगा उसमें, एक, ठीक है। दोनों में एक जरूर प्रेजेंट होगा, यानी HCF हमारा हमेशा एक आएगा, तो वो क्या होगा, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि सहअभाज्य के लिए ये बोल सकती हूँ कि ऐसे नंबर्स या ऐसे जोड़े जो केवल एक से विभाजित होते हैं, एक से, ठीक है। एक से मतलब मेरा ये है, एक संख्या से मतलब नहीं है, एक का मतलब मेरा एक है, 1, इससे मतलब है कोई, ना कि कोई संख्या एक, ठीक है। या उनका HCF एक हो तो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल बता देती हूँ यहाँ साइड से आपको, जैसे 9 और 5 मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें जब इसके गुणनखंड करेंगे, 9 के कीजिए, 3 गुणे 3 हो जाएंगे, ठीक है। और गुणे 1 मान सकते हैं, 1 का गुणा किसी भी संख्या में कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 5 का तो 5 ही आएगा, ठीक है। 5 और गुणे 1 मान सकती हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, एक है कॉमन, यानी हमारा HCF जो है वो एक है। तो ये जो 9 और 5 यानी 9 और 5 जो है वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि A और B जहाँ पर सहअभाज्य संख्या हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, अपना सवाल करते हैं कि इसको सिद्ध करना है मुझे। तो मैंने मान लिया कि ये AB जो है सरल रूप है और ये सहअभाज्य है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो कर दीजिए इसमें वर्ग √2 का, ठीक है, स्क्वायर, और A/B का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अंडर जो स्क्वायर है वो अंडर कट जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, और ये खुलेगा तो A²/B² आएगा, ठीक है। तो ये आपका B जो है वो इसको इधर ले जाइए और A को इसके नीचे ले जाइए, ठीक है। तो क्या आएगा, B² बराबर, B को उधर ले गए और A को इधर ले आए, तो A²/2, ठीक है। 2 को A² के नीचे बटे में लिख दिया, ठीक है, और B² को उधर कर दिया। ये जो हमारा है इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, इस पे मान रखेंगे हम, तो इसको समीकरण 1 मान लेती हूँ, ठीक है। अब लिखूँगी मैं यहाँ पर कि अतः A² 2 से, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि 2 से A² विभाजित हो रहा है, 2 से भाग होता है या विभाजित होता है, लिख दीजिए, 2 से विभाजित होता है, A² 2 से विभाजित होता है और B² देता है हमें, क्योंकि बराबर में क्या है, B² है, तो B² दे रहा है। इसका मतलब A भी 2 से विभाजित है, A भी 2 से विभाजित होगा, ये लिख दीजिए, 2 से विभाजित होगा।
2 से विभाजित होगा। क्या लिखा मैंने, देखिए अब इसमें वही प्रमेय मैंने जो आपको बताई थी ऊपर, वही प्रमेय इसमें आ गई कि अगर p जो है अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। वही बात यहाँ पर आ गई कि अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2 की जगह आप p मान लीजिए, ठीक है, या कह सकती हूँ p की जगह 2 मान लीजिए, और a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि a जो 2 है वो a को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय हम लोगों ने पढ़ रखी है, अभी पढ़ा था इसको, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है इधर पे कि अतः a स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित होता है और क्या देता है, किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर, और b स्क्वायर दे रहा है। इसका मतलब a है वो a 2 से भी विभाजित होगा, क्योंकि प्रमेय में ये कहा गया है, ठीक है। यही प्रमेय है, वही मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो आप आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो a बटे 2 बराबर क्या होगा, कुछ भी होगा, c मान लीजिए, मैंने c मान लिया, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने पहले भी बताया था आपको कि p अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा, ये बात ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, या ये नहीं मान सकते हम कि भागफल भी एक ही आए। जैसे अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और हमें b स्क्वायर दे रहा है, ठीक है, तो अगर जो 2 है वो a को विभाजित करे तो b स्क्वायर ही देगा, ये प्रमेय नहीं कहती है, ठीक है। मतलब कि भागफल कुछ भी आ सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। भागफल हमेशा अलग आएगा, कुछ भी आएगा, वो तो प्रमेय नहीं कहती है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि अगर 2 अगर a को विभाजित करेगा तो मान लीजिए c आया आपका, भाग देने पर कुछ भी आया, b आए या c आए या कुछ भी मान लीजिए, मैंने c मान लिया, ठीक है। भागफल बराबर नहीं होता है, प्रमेय केवल ये कहती है कि अगर p जो a स्क्वायर को विभाजित करती है अगर, तो p a को भी विभाजित करेगी। अगर 2 हमारा a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 हमारा a को भी विभाजित करेगा, लेकिन भागफल दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो आगे चलती हूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ, इसको यहाँ ले जाऊँगी तो a बराबर 2c हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये भाग में है, देखिए 2 जो है वो भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो इसमें 2c का मतलब क्या है, यही तो है कि 2 गुणा यानी 2 गुणा c लिख दीजिए या 2c लिख दीजिए, बात तो एक ही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, a का मान आ गया मेरा, ठीक है। a का मान समीकरण जो मैंने माना था समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 क्या है, पीछे देख लीजिए, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2, ये हमारा था समीकरण। अब इसमें मुझे a का मान रखना है, तो रखेंगे तो a स्क्वायर बराबर a का मान रखिए, यहाँ से 2c है ना, 2c और उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a का मान है 2c और a स्क्वायर पहले से है तो a स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, a स्क्वायर मैं बोल रही हूँ, स्क्वायर केवल बोलूँगी, ठीक है। a का मान रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, बटे 2 ये रख दिया। अब इसको खोलेंगे तो ये आपका आएगा b स्क्वायर बराबर, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 गुणे 2 मतलब कि 4, ठीक है, और c स्क्वायर और नीचे आपके 2 हैं बटे में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा b स्क्वायर बराबर
ये कट जाएंगे तो 2 दूनी 4 होते हैं, तो 2 और सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका, ये आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये तो मेरा आ गया तो बी स्क्वायर बराबर 2 को यहाँ लाइए। ठीक है, सी स्क्वायर, मतलब कि ये गुणे में थे 2, मैं यहाँ ले आई। गुणे वाली चीज़ बराबर के इस तरफ आती है तो भाग में हो जाती है, और भाग वाली चीज़ बराबर के उस तरफ जाती है, भाग वाली चीज़ तो गुणे में हो जाती है। गुणे में 2 है तो बराबर की इस तरफ आएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में। ठीक है, तो बी स्क्वायर बटे भाग में 2/2 और यहाँ पर सी स्क्वायर बचा। ठीक है, तो अतः लिखेंगे हम लोग, अतः बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित हो रहा है या विभाजित हो रहा है, लिख दीजिए 2 से विभाजित हो रहा है। तो बी भी 2 से विभाजित होगा। ये तो प्रमेय के अनुसार बोल रही हूँ मैं तो। ठीक है, प्रमेय अभी बताई थी मैंने, बी भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि जब बी, देखिए बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है और हमें सी स्क्वायर मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो बोल सकती हूँ मैं प्रमेय के अनुसार कि बी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो बी भी हमारा 2 से विभाजित होगा। ये प्रमेय के अनुसार है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर पूरा लिखना होगा आप लोगों को, क्योंकि ए और बी दोनों 2 से भाग या विभाजित, लिख दीजिए 2 से विभाजित हो रहे हैं, परंतु हम लोगों ने यह माना था कि ए और बी सहअभाज्य हैं। ठीक है, सहअभाज्य माना था, ए बी को सहअभाज्य हैं। हमारी कल्पना, ये गलती कहाँ पर हुई, क्योंकि हमारी कल्पना गलत हो गई, क्योंकि हमने √2 को परमेय मान लिया, संख्या गलत हो गई। तो इसलिए या तो लिख सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ए और बी को दोनों को 2 से विभाजित हो रहे हैं, ए और बी। लेकिन हमने क्या माना था कि जो ए और बी हैं वो सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जिसका HCF 1 आए। ठीक है, 1 आए HCF जिसका, और वही सहअभाज्य होती हैं। लेकिन यहाँ पर तो 2 भी आ रहा है, 2 ए को भी काट रहा है और बी को भी काट रहा है, यानी विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमने माना था या हमारी जो कल्पना थी वो गलत मैंने मान लिया। तो इसका उल्टा फिर हो जाएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए
ए स्क्वायर को दो से विभाजित होता है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है और मतलब ए भी 2 से विभाजित होगा, है। और यहाँ पर लिखा था हम लोगों ने कि बी भी 2 से विभाजित होगा या हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमने यहाँ पर माना था कि ए और बी सहभाज्य हैं, तो हमारी जो बात थी वो गलत सिद्ध हो गई। तो इसका मतलब हम उल्टा जो हमने कल्पना की थी वो गलत हो गई। तो इसका हम उल्टा अब लिख सकते हैं कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं आया है समझ में तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी आप लोगों को। और अगर वीडियो ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं या कोचिंग नहीं कर सकते, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। कोचिंग नहीं कर पाते हैं इसलिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। और इसमें जो प्रश्नावली थी वो तो नहीं हो पाई हमारी, तो इसके जो दूसरा पार्ट है वीडियो का उसमें हम प्रश्नावली अपनी करेंगे। और जो 10th क्लास की जो बुक है वो मैं पूरी कराने वाली हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।